अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ है सईद काजी और सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार हमारे साथ हैं रिजवान रज़ी साहब। आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि पहले सलमान गनी साहब नहीं थे और आज समी इब्राहिम साहब भी हमारे प्रोग्राम में नहीं है। कुछ मसरूफियात की वजह से आज हमारे प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके हैं। कल इंशाल्लाह समी इब्राहिम साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत आज हो रही है। एक तरफ जहाँ पर वज़ीर आज़म ख़त ना लिखने का फैसला कर चुके हैं, वहीं पर केस की समाअत करने वाले बेंचेस पर भी एतराज़ात उठाए जा चुके हैं। आखिरकार इन एतराज़ात पर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है, लेकिन अब देखना यह है कि पार्टी से वफादारी का जो अंजाम है वो सज़ा की सूरत में होता है या बचाव की सूरत में। आज की कार्रवाई किस अंदाज से आगे बढ़ेगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की हैं कि अमरीका की जानिब से ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, अमरीका सलाला चेक पोस्ट पर हमले के बाद पाकिस्तान से माफ़ी मांगी। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि कल ये भी बता दिया जाता इन सिफारिशात में कि अगर इन सिफारिशात की मंजूरी के बाद इन पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान का लाहे अमल क्या होगा, सज़ा क्या होगी, इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कराची की सूरत हाल पर। भत्ताखोरी के खिलाफ और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ लियारी में इस वक्त टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है ये आपको बताएंगे। साथ ही आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि हमारी जो अवाम है इनके मसाइल का हल क्या सिर्फ तोड़ फोड़ या सड़कों पर निकलने से, सड़कों पर एहतजाज करने की सूरत में है। यह एहतजाज क्यों किया जाता है? क्या अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है या हमारे हुक्मरान बेबस हो गए हैं? इस पर बात करेंगे और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद कराची से हमारे साथ होंगे बाबर सलीम और इस्लामाबाद से होंगे मोहम्मद कामरान। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत बड़ी अहम खबर है। मोहम्मद कामरान से इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सईद काजी साहब से खबर ले लेते हैं कि आज उनके पास क्या खबरें हैं। शाजी, अभी आप कह रही थी कि ये जो तोड़ फोड़ हो रही है और जो मुजाहरे हो रहे हैं, इससे भी लिंक है स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट कल आई है शशमाही, जिसमें हमने देखा क्या अहदाफ थे, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ यही जो आपने कहा बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है, मगर एक खबर और भी आ गई और वो भी इतनी अच्छी और भली खबर नहीं कि वो अगली महीने की पहली तारीख को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, ये खबर है। इसके बाद हम बात करेंगे जो सलामती की पार्लिमानी कमेटी ने जो बड़ी अच्छी, वैसे तो वो उन्होंने दी हैं रिकमेंडेशंस, बट हु विल बेल दी कैट वाला मामला है, इस पर बात करेंगे। नादरा और रेलवे के मुलाजमीन ने कल मुजाहरा किया। नादरा के मुलाजमीन ने पहले भी मुजाहरा किया था और उनसे वादा किया गया था कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा जो उनके मुतालबात थे, मगर वो नहीं हुए। और रेलवे के मुलाजमीन जो हैं, जो मुजव्वज़ा प्राइवेटाइजेशन है उसके खिलाफ कल उन्होंने मुजाहरा किया। और एबटाबाद कमीशन के हवाले से भी बड़ी आम खबर कि जो स्पाई चीफ्स थे उनको बुला ली है उन्होंने। एजाज शाह साहब को भी बुलाया, IB के चीफ रहे हैं, और ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को भी कमीशन ने बुला लिया है। ये भी एक दिलचस्प सूरत हाल डेवलप हो रही है, इस पर बात करें। चलिए इस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत है। रिजवान साहब, अवाम अब कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई नई बात सामने आती है इस केस में। गिलानी साहब पार्टी से वफादारी दिखा रहे हैं, मुल्क का शायद उन्हें कोई ख्याल नहीं है। अब बेंच पर उन्होंने एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए। रोज़ रोज़ आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं करते जा रहे? जी, वो इसके बारे में तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, हमारा मुआशरा जिस तरह सही साहब ग्रुप बंदी का शिकार है। हम जनाब, मेरा जो लीडर है वो बड़े गलत भी है फिर भी सही है, ठीक है। जब ये प्रिंसिपल होगा तो फिर इस तरह के रवैये सामने आएंगे। मैं तो अवाम को कहता हूँ कि वो गाना गाया करें, वीर मेरा घोड़ी चढ़े प्राइम मिनिस्टर साहब अदालत चढ़े। तो मेरा मतलब है कि वो अजीब सा ना एक मौकरी हो रही है, इंस्टीट्यूशनल मौकरी आप इसको कह सकते हैं। इस पार्लियामेंट की अपनी भी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। वो एक करारदाद पास करती है तो ड्रोन हमले जारी रहते हैं, वो एक करारदाद पास करती है तो उसके बावजूद भी सारा कुछ जारी रहता है। तो अब देखिए, ये जो आपने करारदाद का जिक्र किया है, इसके पैसेज के बाद क्या होता है। लेकिन मुझे जो खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है वो इन्होंने जो फरमाया, दूसरी समाही रिपोर्ट जो है उसके अंदर काफ़ी 1400 अरब के करीब है, सही साहब? जी, ऐसे ही है। हाँ,
वो हुकूमत कर्ज उठा चुकी है, विच इज 78% ऑफ टोटल बैंकिंग लेआउट ऑफ दिस कंट्री। यानी मुल्क के तमाम बैंक जो हैं उनका 78% पैसा हुकूमत कर्जे में ले चुकी है। अब बैंकों का दिमाग ख़राब है कि वो आपको या मुझे या बिजनेसमैन को पैसे देंगे। तो एक तो इकोनॉमिक एक्टिविटी डल हो गई, जिससे बेरोज़गारी आएगी तो अफरातज़र आएगा, तो फिर वो वाले सीन आपको नजर आएंगे कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे और कुछ करने का काम नहीं होगा। लेकिन हमारे गिलानी साहब क्या करें, इतने आम मुकदमे में फंसे हुए हैं, शायद इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कामरान से बात करते हैं। कामरान, पहले खत लिखने से इनकार, अब जो बेंच समाअत कर रहा है उस पर एतराज़। अब क्या आज की जो कार्रवाई होगी वो इनके वज़ीर आज़म साहब के एतराज़ात पर होगी? अगर बेंच में से एक जज भी जो है वो अलहदगी इख्तियार कर लेंगे तो यकीनन कोई नया बेंच तश्कील देना पड़ेगा। जी शाजिया, जो अदालती कार्रवाई की स्कीम थी उसके मुताबिक आज वज़ीर आज़म के वकील एतजाज़ एहसन ने अपने बाकायदा दिफाई दलाइल का आगाज करना था, क्योंकि जिरा का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस्तगासा की जानिब से भी और जो दिफाई वकील हैं उनकी जानिब से भी शवाहिद पेश किए जा चुके हैं। उसके बाद अब वजीर आजम के बयान आने के बाद आज से ये दलाइल का आगाज होना था, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि वजीर आजम के जवाब में जो मुख्तलिफ चीजें आ गई, जिसमें उन्होंने एक तो खत लिखने से इनकार कर दिया, फिर इस्तिस्ना की बात उन्होंने कर दी। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि बेंच के अरकान पर उन्होंने एतराज कर दिया, पूरे बेंच पे उनका एतराज है कि इसमें से कम 5 जज साहिबान तो ऐसे हैं जिन्होंने 10 जनवरी को एक ऐसा फैसला हुक्मनामा दिया था जिसमें वजीर आजम का ये गिला है कि उन्हें सुने बगैर उनको बददयानत और बादियों नजर में खाइन और गैर अमीन जो है वो करार दे दिया था। वजीर आजम का इस पर शदीद गिला है। उनका ये कहना है कि ये जो जज हैं जिन्होंने पहले ये मेरे मुताल्लिक ये बातें कर दी, मुझे गैर दयानतदार कह दिया, अब वो इस ट्रायल में नहीं बैठ सकते, ट्रायल कोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि वो भी इंसान है। ये वो लैंग्वेज है जो वजीर आजम ने अपने जवाब में। कामरान, आज की कार्रवाई इन एतराजात पर होगी या हो सकता है कि बेंच इन एतराजात को मुस्तरद करके जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको जारी रखे और इस्तिस्ना पर बहस शुरू कर दी जाए? ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अदालती जब भी बेंच पर एतराज आता है तो रवायात हैं उसके मुताबिक सबसे पहले उस अदालत को या वो जज साहिबान जो केस सुन रहे हों उन्हें उन एतराजात से मुताल्लिक फैसला करना पड़ता है कि क्या वो अगर वो उन एतराजात को मानेंगे तो उससे अलहदा हो जाएंगे, और अगर उन्होंने कार्रवाई आगे बढ़ानी है तो फिर यकीनी तौर पर वो एतराजात को रद्द करेंगे, यानी उन्हें मुस्तरद करेंगे। तो ये दोनों ही सूरतें हैं जो है वो सामने आ सकती हैं, और अगर कोई एक जज भी अगर इनकार कर देगा तो जाहिर है कि ये बेंच जो है वो दस्तयाब नहीं होगा, बेंच टूट जाएगा, मामला चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा नया बेंच रेफर करने के लिए। तो आज की कार्रवाई इस हवाले से बहुत अहम है कि क्या वाकई ये कोई, अगर ये वाकई वज़ीर आज़म की जानिब से डिलेइंग टैक्टिक थी तो क्या वो इसमें कामयाब होते हैं, और अगर वाकई वो चाहते हैं कि उन्हें आर्टिकल 10A के तहत फेयर ट्रायल का मौका मिले। कामरान, बिल्कुल मेरा आखिरी सवाल, इस्तिस्ना के मामले पर भी अदालत हिदायत जारी कर सकती है। जिस तरह के बार बार कहा जाता है कि इस्तिस्ना ही वो वजह है जिसकी वजह से हम खत ही नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस्तिस्ना पर भी बहस हो सकती है। बैरिस्टर एतजाज हसन अब तक तो रेडी नहीं थे कि वो इस्तिस्ना पर बात करें। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप शादिया। इसमें सबसे अहम बात यह है कि एतजाज एहसन ने या वजीर आजम ने इसमें अपने जो जवाब है उसमें इस्तिस्ना का जिक्र किया है और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जी इस्तिस्ना है, यानी उन्होंने अपनी जानिब से ये कह दिया है कि जी हम ये समझते हैं कि इस्तिस्ना हासिल है। उन्होंने अदालत से ये नहीं कहा कि जी आप हमें बताएं कि इस पे इस्तिस्ना है या नहीं, और इसीलिए उन्होंने जो इस्तिस्ना से मुताल्लिक आर्टिकल है आइन का 248 उसका कहीं भी अपने जवाब में जिक्र नहीं किया। सही, ताकि वो उस आर्टिकल की बात ही नहीं कर रहे। सही, चलें देखते हैं कि आज की जो कार्रवाई है वो इन एतराजात पर होती है या इन एतराजात को मुस्तरद करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट फैसला किस जानिब करती है। आप इस पर कोई कमेंट कीजिए सईद काजी साहब। ये पार्टी के साथ इसमें दो बातें, अगर तो आज जिस तरह उन्होंने कहा कि बेंच का अगर एक मेंबर भी ये कहता है तो आमतौर पे जब इस तरह के केसेस हों तो जजेस करते हैं वॉलंटरली कि जी मुझ पे चूंकि एक सवालिया निशान आ गया तो फिर नया बेंच बनता है। बिल्कुल, अब ये भी हो सकता है, और अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी हुक्म दे सकती है कि इसको जो है प्रोसीड किया जाए। और सही साहब बड़ी माजरत के साथ सारे आर्गूमेंट दे के अब आपको याद आया कि जज जो है बिल्कुल वो बाइस्ड है।
मेरा मतलब है आपने सारा केस उसके सामने प्लीड तो कर यही लिया, मुकाबला ने बात इसका की ना। मतलब ये है कि मैं आपके value- पास कि delaying आर्गुमेंट tactics हो सकते हैं, आप केस को आर्गुमेंट लंबा खत्म हो करना गए चाह ना रहे हैं, आपके बिल्कुल मैं पास। सीधी वैल्यू सी बात जजमेंट है। नहीं दे रहा। अच्छा, अच्छा। मैं वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा, मैं ठीक है। इसकी पॉसिबल जो मुमकिन क्या, और वैसे मैं बुनियादी तौर पर ये भी समझता हूँ कि ये जो आपने भी बात की थी और जो हम बात करने जा रहे हैं वो इतने बड़े इश्यूज हैं कि ये जो इश्यूज साथ चल रहे हैं इनकी कोई, मैं नहीं समझता कि अहमियत है। ऐसी चले कोई। कल से पार्लियामेंट की सिफारिशात पर बात कर लेते हैं। सिफारिशात तो बहुत अच्छी हैं, हर कोई चाहता है कि मैं ड्रोन ये हमले देख रहा रुकने था कि चाहिए। जो सिफारिशात आई हैं और वो बड़ी अच्छी है, उसमें बिल्कुल। खास तौर पे उन्होंने बात की है, एक तो बात उन्होंने ये की है कि ये जो ड्रोन हिट्स हैं जिस पे वो बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ करने को अमेरिकन तैयार नज़र नहीं आते। अलावा जी उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे ये तो हमारी पहले भी स्टेटेड पोजीशन है कि भाई जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो हम ये उन्होंने कर दिया जो 2 मई को करना था, मगर इस पे भी उन्होंने एक पोजीशन ली है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो फॉरेन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स का मामला था, याद होगा आपको रेमंड डेविस का जो इशू है। अच्छा, ये सारी जितनी बातें हैं उस ये जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, ये अब ये सिफारिशात जाएंगी पार्लियामान के पास, वो उन्हें अप्रूव करेगी, उसके बाद वो जाएंगी आपकी रियासत या इनमें एतराज लगने वाली कोई बात है इन सिफारिशात में? नहीं, रिजवान मेरा साहब, नहीं कोई ख्याल एतराज कोई तो एतराज नहीं होना लगने वाली चाहिए? बात है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो इस वक्त ग्लोबल मीडिया के अंदर कही जा रही थी कि अमेरिका बलूचिस्तान के बारे में जब रेजोल्यूशन आई है ना जी उनके सेनेट में, कि अमेरिका वहां से निकल के बलूचिस्तान के अंदर बैठना चाह रहा है और हाँ जी। बलूचिस्तान में बैठ के वो ईरान के ऊपर भी नजर रखना चाह रहा है और ईरान का घेरा भी तंग करना सही। चाह रहा है। मुझे ये लगता है, खुशाइंद लगता है, पता नहीं इस पे अमल दरामद होता है कि यही नहीं, तो सवाल कि है। शायद इस रेजोल्यूशन के जरिए उसको भी सबवर्ट करने की एक अटेम्प्ट की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, कि कहीं अमेरिका इस उम्मीद पे वहाँ से एग्जिट ना ले रहा हो कि वो बलूचिस्तान में आके बैठ जाएगा सेफ एंड साउंड। और हमने इस महाज पे पहले ही काम शुरू कर दिया था, वो एक पोर्ट भी हमने खाली करवाई है उनसे, है नहीं? लेकिन इन सिफारिशात का अमेरिका की सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? ड्रोन हमले अमेरिका रुक ने जाएंगे, वो माफी अमेरिका मांग ने लेगा? तो एक खबर है वो उन्होंने तो इसके ऊपर कंसेंट दे दिया कि हाँ जी ठीक है, वो जितने पैसे भी आप लेते हैं वो भी ठीक है। असल और में वो सारा उनका कुछ सबसे बड़ा इशू है कि वो जो इक्विपमेंट है ये जो हम अगर ये जा रहे हैं तो जो विड्रॉल है वो हमारे रस्तों से होगी। मगर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बात ये जितने मर्जी रेजोल्यूशन आ जाए, आप ताकत के जरिए भी, मिसल अफगानिस्तान की मिसाल लेते हैं, 1.25 लाख दुनिया की बेहतरीन आर्मी थी और 30-40 हज़ार तालिबान थे वहाँ पे जिनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी और वो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, नाक में दम किए रखा, शिकस्त खा के जा रहे हैं। मसला ये रेजोल्यूशन बलूचिस्तान का इशू उन्होंने कहा कल हमसे रह गया था। बलूचिस्तान के अवाम के लिए अगर हम कोई मीनिंगफुल तब्दीली लेकर नहीं आते, आबादियों में वो काम नहीं करते कि रियासत से उनकी मोहब्बत या अपने मुल्क से वो उनका कोई रिश्ता बने। अब आप जो अभी हम डिस्कस करेंगे, कल आपने बिजली की कीमत बढ़ा दी, उसके बाद पेट्रोल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर आपका बर्बाद है और आप पैसे जो खर्च भी, जो पैसे आप एलोकेट भी करते हैं, रजी साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, उनका 20% भी ट्रांसलेट नहीं होता इनटू दी जो मंसूबे होते हैं। तो इस तरीके से रिट्स नहीं बनती। पार्लियामान का ने बड़ा अच्छा किया, वो अप्रिशिएट इट कि उन्होंने कम अज कम एक आज़ाद, या उसकी एक कमेटी ने कम अज कम एक आज़ाद मुल्क होने की अच्छी बातें भी हैं। सही इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हुआ, सड़कें इस्तेमाल करते हैं, हमें टैक्स मिलना चाहिए, फायदा तो एटलीस्ट आप मिले। हमारा शहीदों का कब्रिस्तान नहीं देखते यार, आप इस तरह की बातें करते हैं बैठ के। आप हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देखें, आप ये महंगाई ना देखें, आप हमारी जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देखें। हमने जलावतनी काटी, हमारे इतने शहीदों का किस कब्रिस्तान है जमहूरियत की बात कर रहे लाड़काना हैं रिजवान साहब आप? में, लाड़काना में। भाई हमने इस पे बात करनी नहीं, ये आपका इशू है, ये मेरा इशू है, ये उनका इशू नहीं है। सही, बिल्कुल सही। उनका इशू है कि वो हमें शहीदों का कब्रिस्तान या जलावतनी दिखा के ना बातों में लगा लेते हैं। मैं आपसे इस बात, ये जो शहीदों के कब्रिस्तान का जिक्र करते हैं ना, इनमें से मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं जिनका वहाँ ताल्लुक है उस कब्रिस्तान से। ये अगर आज इस रूलिंग आप पार्टी को देखें तो उसमें अक्सर और ज़्यादा की पोस्ट पे वो बंदे बैठे हुए हैं जो ज़िया-उल-हक के साथ। मुझे याद, मैं आज आ रहा था प्रोग्राम करने, तो मुझे वो जो मौला जट फिल्म है ना, उसका एक डायलॉग याद आ रहा था और वो कहता था कि जनाब तुम्हारा वैर जो है वो तो एक नस्ल तक चलेगी ना, तुम्हारी दुश्मनी मैं 7 नस्लों तक मार करूँगा। ज़िया-उल-हक का कमाल देखें, उसने ऐसा दामाद दिया भुट्टो को कि अब भुट्टो का एक्चुअल इनहेरिटर आपको पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आता। बेचारा जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर और फातिमा भुट्टो जान बचाते फिर रहे हैं यार। सही, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो उन्होंने बात की है नजरी तौर पे दुरुस्त है कि ज़िया-उल-हक का अहद उसके मरने के बाद खत्म नहीं हुआ था। देखिए कितना वो लंबा कंटिन्यू करता रहा, और वो क्यों कंटिन्यू करता रहा कि जब आप उस अहद में जो आपने वादे पैमान किए थे अवाम से उनको आप पूरा ना करें,
उन इनकलाबी वादों को पूरा ना करें तो फिर वो रद्द इनकलाबी होता है। सही। अब मुझे थोड़ी सी कराची की सूरत हाल पर भी बात करनी है। कराची में भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, वहाँ पर लियारी में जितने भी जराइम पेशा अफराद हैं टारगेटेड ऑपरेशन जारी है, कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। वहाँ पर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त बाबर सलीम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर सलीम, आप इस सारी सूरत हाल को कवर कर रहे हैं, कुछ देर पहले आप लियारी भी गए, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी हो रहा है। जिन अफराद को वहाँ से गिरफ्तार किया गया है वो किन किन जराइम में मुलविस थे? शाजिया, कराची में भत्ताखोरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आज कुछ नया नहीं है, लेकिन इन दिनों में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान इसके ऊपर ना सिर्फ ताजिर इंतहाई मुश्तइल थे, बल्कि इसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो गई थी। जलसे शुरू हो गए थे, मुजाहरे शुरू हो गए थे। कराची पुलिस बड़ी देर में जागी इस हवाले से, लेकिन बहरहाल खुदा का शुक्र है जागी और कुछ काम करना शुरू कर दिया है। एक सेल बनाया गया था इंसदादे भत्ता सेल के नाम से, आईजी सिंध ने खुसूसी तौर पे ये सेल बनाया था, जिसने पहले दिन बनने के तकरीबन एक हफ्ते बाद कहा कि हमें 15 शिकायत मौसूल हुई हैं। अफसोसनाक बात यह है कि ये सेल अब तक सिर्फ 2 भत्ताखोरों को गिरफ्तार कर चुका है, और उन्हीं की फुटेजेस जो हैं वो बार बार वो हर रोज़ आके कहते हैं जी कि इनका इंटरव्यू भी कर लें, इनको मीडिया पर भी दिखा दें, इनको बना भी दें, ताकि कुछ हमारा सेल जो है वो बाकी रह जाए। रहमान मलिक साहब के वो दावे कहाँ गए कि 5 दिनों में भत्ताखोरी का खात्मा किया जाएगा? वो क्या करने आए थे? रहमान मलिक साहब, शाजिया, रहमान मलिक साहब के दावे कराची के हवाले से हम जो कराची के लोग हैं वो तो अब एतबार नहीं करते हैं। कोई पहली दफा नहीं हो रहा, टारगेट किलिंग होती है, वो कहते हैं टारगेट किलिंग खत्म हो जाएगी, फिर शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ये बताइए कि क्या सिर्फ लियारी ही ऐसी जगह है जहां से भत्ता लिया जाता है, या इसके अलावा भी कुछ मकामात औफगा हैं, और वहां अगर हैं तो क्या हो रहा है? बहुत ज़बरदस्त बात आपने पूछी है। देखिए, इस तमाम सूरत हाल में भत्ताखोरी के हवाले से लियारी को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि पुलिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा कॉल्स यहाँ से जनरेट होती हैं भत्ताखोरी की। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो दीगर इलाके जहाँ से भत्ताखोरी की जो कॉल्स हैं वो आती हैं, गो के कम आती हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिर्फ लियारी एक ऐसा इलाका है जो फोकस्ड है लॉ इन्फोर्सर्स का, और अब जो कि CID पुलिस है कराची का, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया है। और CID के SP चौधरी असलम जो कि उमूमन इस किस्म की कार्रवाइयों के लिए, अगर ये बात आपकी सही है तो क्या ये बताइए फिर क्या ये हम कहने में हक बजानब हैं कि ये सिलेक्टिव एक्शन हो रहा है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कराची में भत्ताखोरी के हवाले से जो एक्शन हो रहा है ये मुकम्मल एक्शन नहीं है, ये कुछ अधूरा है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इलाकों में काम करने की ज़रूरत है जहां पे काम नहीं हो रहा। तो ताजिर मुतमईन है वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की यकीन दहानियों के बाद ऐसी भी इत्तलात हैं कि अभी भी उन्हें पर्चियां मौसूल हो रही हैं, अभी भी उन्हें धमकियां दी जा रही हैं? कल रहमान मलिक साहब तकरीबन सुबह 4:30 बजे के करीब लियारी पहुंचे थे। मैं उस वक्त लियारी में मौजूद था जिस वक्त ये आए थे। उस वक्त पुलिस की नफरी इतनी हमने तादाद में देखी जितनी कभी किसी ऑपरेशन के दौरान लियारी में हमने नहीं देखी। इतना बड़ा स्क्वाड था उनका। आने के बाद चंद एक खुली हुई दुकानें और सुनसान सड़कें उन्होंने देखी और वो ये समझे कि शायद लियारी पुरअमन हो गया है। लेकिन मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि गुज़िश्ता शब जो गुजरी है, लियारी फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में जो है लियारी के इलाके वो गूंजते रहे हैं और पुलिस बेचारी भागती रही है कि वो मुलजिमान जो फायरिंग में मुलविस हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। बहुत ज्यादा कामयाबी यहाँ भी हासिल नहीं की जा सकी। अच्छा, कानून साजी की जो बात की गई थी, क्या वो धुएं की तरह हवा में उड़ा दी गई? कानून साजी भी होती हुई नजर तो नहीं आ रही कि 7 साल सजा होगी जो भत्ता लेगा, जो भत्ते की पर्ची देगा? शादिया, पहले बात हुई थी कि पुलिस एक्शन होगा, हमें तो पुलिस एक्शन प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, तो हम ये कैसे कहते हैं कि अब कानून साजी भी ये कुछ करेंगे। अलबत्ता इतना जरूर है कि तवील अरसे से कराची में जो कशीदगी है, लियारी खुसूसन जो कशीदा तरीन इलाका कराची का है, वहां हुकूमत अमन नहीं दे सकी। लेकिन गुज़िश्ता रोज रहमान मलिक साहब उसको कराची का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने का ख्वाब जरूर देख रहे थे। उनसे हमने पूछा कि भाई आपने अभी तक अमन तो कराया नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसे बना देंगे इस इलाके को? तो उनका कहना यह था कि मैं मजीद पैसा लेके आऊंगा इस इलाके के लिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यहाँ पर एक्शन लिया था, जो टारगेट किलिंग हो रही थी यहाँ पर भत्ताखोरी के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया था उसका इन लोगों पर क्या असर पड़ा? कोई हमें खास कोई फर्क नजर नहीं आया वहां पर? शादिया, कोई माने ना माने, रहमान मलिक साहब के हवाले से कम मैं ज़ाती तौर पे ये ज़रूर मानता हूं कि उनके पास कोई ना कोई छड़ी ऐसी ज़रूर है, जब वो घुमाते हैं तो सियासी हालात भी सही हो जाते हैं। कराची में टारगेट किलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं और भत्ताखोरी का जो शोर होता है वो भी दब जाता है। इस दफ़ा भी यही हो रहा है। पता नहीं वो कौन सी जादू की छड़ी है। रिजवान साहब, आपको कुछ पता? जी, रहमान मलिक साहब हमारे सियासत का वो करैक्टर हैं, जिस तरह वो पुरानी फिल्मों के अंदर एक मज़ाहिया करैक्टर नहीं होता था जिसके एंटर होते ही सामने हंसना शुरू कर देते थे। तो मैं तो ज़ाती तौर पे उनकी किसी बात को संजीदा नहीं लेता। वो इसी तरह का एक करैक्टर है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इधर से उधर होते थे। सईद काजी साहब ने बड़ी कमाल की बात की है कि सारी खराबियाँ जो हैं, बेसिकली देखिए माफिया होता क्या है। हम पहले माफिया को डिफाइन कर ले। माफिया जो लैटिन अमेरिका से निकला है, वहाँ पे
अदर देन स्टेट एलिमेंट आके आपको गारंटी करता था कि आप ये पैसे मुझे दे दें और उसके बाद आप काम करें, आपकी जान माल इज्जत को पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। अब कराची के अंदर ये प्रिंसिपल भी डैमेज हो गया है। पिछले 15 साल से 20 साल से 1985 ऑनवर्ड वहाँ पे ये था कि जनाब एक माफिया एग्जिस्ट करता था और वो पर्ची भेजता था और उस पर्ची के नतीजे के अंदर उसको अदायगी चली जाती थी। अब जब उन्होंने देखा कि ये कारोबार बड़ा चल रहा है तो कुछ लोगों ने छोटे छोटे फ्रेंचाइजीज और खोलने शुरू कर दिए, कुछ उसी माफिया में से निकल के शुरू होगी। इन फाइटिंग नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब ये कारोबार चल रहा है तो हम क्यों ना ये सौदा बेचें। अब मसला ये है उन छोटी छोटी दुकानों को बंद करवाना है ताकि वो जो मेन माफिया है उसका होल्ड वहां पे मेंटेन हो सके, जो हुकूमती हिस्सा भी है वो हुकूमती। आप देखिए पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, यहाँ पे कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटी फॉरेन कमोडिटीज के नाम के ऊपर जो बिजनेस हो रहा था, अगर आपको याद हो 2002 के अंदर उसके खिलाफ ऑपरेशन होता है और तमाम छोटे छोटे बंद करवा दिए जाते हैं। खुले कौन से हैं? जो कि जनाब बहुत बड़े एक आर्मी ऑफिसर का है वो खुला है, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के भाई का वो फॉरेन कमोडिटी एक्सचेंज खुला है, बड़े खुले रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी वही होगा कि जो बड़े है ना जी भत्ता हाउसेस, वो जो हर गली के अंदर शुरू हो मेरा गया। आखिरी सवाल है, कॉल भी लेनी है मुझे, ब्रेक भी लेनी है। जब सारी पार्टीज भत्ते में मुलविस होंगी, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, जितनी भी और भी वहाँ की पार्टीज हैं, तो रोकेगा कौन? नहीं, बात यह है कि जो इन्होंने बात की है ना, पहले मैं उस पर ज़रा थोड़ा सा कमेंट कर दूं कि जब ये जो क्राइम की शक्ल होती है ना, इसमें वाकई ये होता है कि जो छोटे ऑपरेटर्स होते हैं वो उसमें फिर जब मालियात आना शुरू होता है तो वो इंडिपेंडेंट होने शुरू हो जाते हैं। वो जब वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो फिर वो जो ऊपर बड़े बैठे या उसका आगाज़ करने वाले होते हैं उनसे रेबेलियन कर देते हैं, बगावत कर देते हैं और फिर एक वो लड़ाई शुरू हो जाती है, बड़ा ग्रुप बन जाता है। और मैं इसमें आपको एक और बात बताऊँ कि ये एक ऐसा कैंसर है। कल एक डिस्कवरी पे मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है जो टोक्यो के जो है उस पे थी और हैरान कुन थी कि कैसे आज की जदीद रियासत किस तरीके से बेबस हो गई है और वो किस लिए। अब जो आपने बात की थी उस सवाल की तरफ आता हूँ कि जब माफियोजी जो है या माफिया जो है इसकी और रियासत के अंदर कोई लाइन ड्रा ना कर सके कि ये अंदर तक कहाँ चले गए हैं, हो जाए ना, जब उनके राब्ते हो जाए ये हो जाए। तो जी अब ये क्या है? मुझे कॉलर लेने, कॉल है लाहौर से मकबूल। हेलो हेलो, मुझे लगता है कॉल कट गया, वक्त तो एक ब्रेक का। बाबर सलीम आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपकी भेजी गई ईमेल्स भी आपसे शेयर करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे और कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन भी देंगे। और ख़ास तौर पर जब आप कॉल करें तो हमें इस बात का जवाब ज़रूर दें कि आप जो एहतजाज करते हैं आपके मसाइल का हल क्या सिर्फ सड़कों पर निकलने से है। ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, मंसूर। हेलो, मंसूर अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर प्रोग्राम, इट्स अ वेरी नाइस एफर्ट। एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू आस्क दैट कि प्रेसिडेंट साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि 2013 इलेक्शन का साल है, तो डू यू थिंक कि ये सिस्टम वहाँ तक प्रिवेल कर जाएगा? बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बैड टू वर्स। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, मैं अपनी तरफ से भी जवाब दूंगी। 4 साल से चलता आ रहा है तो मेरे ख्याल में 6-7 महीने और चलेगा। आप अपना कमेंट करें। मीनिंगफुल बात की है, मैं इसी के साथ अपनी खबर भी जोड़ देता हूँ। बल्कि मुझे याद आ रहा है 2 साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और 2 वेटरन इकोनॉमिस्ट मेरे साथ बैठे थे, डॉक्टर रफीक अहमद। मैंने कहा जरा 2013 का, ये 2010 या 9 की बात है, जरा 2013 का बजट तो बना के दिखाएं। द वे दे आर बारविंग, जिस तरह से ये पैसा ले रहे हैं, जिस तरीके से आपके फिगर्स आ रहे हैं, तो ठीक कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो एक बड़े पुरअमन समाज के ऊपर होने चाहिए ना, तो होंगे और अच्छी बात होने भी चाहिए। मगर ये इसको मैं इसके साथ जोड़ता हूँ इस जवाब को कि ये जो शशमाई रिपोर्ट आई है इसमें अगर देखें तो इनका ख्याल था कि 4.2% पे ये ग्रो करेंगे, इन्होंने 2.4% पे ग्रो किया, यानी तकरीबन हाफ। इसके अलावा जो इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बारविंग इन्होंने की है, कितना बड़ा 300 अरब रुपए का वो इंटरनली ला दिया, एक तो एक्सटर्नल है वो भी है, वो अलहदा से है। फिर इसका नतीजा क्या निकल रहा है? ये जितनी रिपोर्ट हमें आई है इसमें स्टेट बैंक ने ना बड़ी एक रिजर्वेशन के साथ उन्होंने हमें बताया है करंट अकाउंट डेफिसिट, और फिर जो ओवरऑल डेफिसिट है वो तकरीबन बनता है अलार्मिंग 7% तक वो जा रहा है। अब ये आवाम के लिए इसमें या मेरे लिए इसमें क्या बात है कि इस पैसे को वो कहाँ से लेंगे? क्या टैक्स करेंगे दी रिच, दी माइटी, दी पावरफुल, या 1,000 अरब रुपया जो खुद FBR मांगता है कि टैक्स की चोरी होती है वो उनसे पैसे लेंगे? नहीं,
वो पैसे क्या करेंगे कि आप आराम से घर में बैठे होंगे, सो रहे होंगे, और जब आपकी आंख खुलेगी तो आपकी जेब में से पेट्रोल की मद में या किसी और में आपकी जेब से पैसे निकल जाएंगे। इसी में आपका जवाब भी पिना है कि घर सोए हुए आदमी की जब आप डकैती और चोरी करते हैं इस तरीके से, और वो पैसा खामोशी से ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम दी पॉकेट्स ऑफ अ कॉमन मैन टू दी कार्टल्स, तो फिर वो बंदा क्या करता है? मैं नहीं कहता, मैं किसी को नहीं कह रहा कि बाहर निकल के वो कार को तोड़े या किसी चीज़ को वो ख़राब करे, मगर आइन की आर्टिकल 337, 38 का मैं जिक्र करता हूँ कि डिग्निफाइड एक ज़िंदगी देना इस रियासत का फ़र्ज़ है, उसको नौकरी देना उसका फ़र्ज़ है। अब यहाँ क्या फ़र्ज़ बन गया कि कार्टल्स के प्रॉफिट्स इंटैक्ट, टैक्स टू GDP रेशो गिर गई है, भत्ता टू GDP रेशियो बढ़ गई है। जरा गौर फरमाइएगा, कल हमने बात की भत्ता तो वो बढ़ती चली जा रही है। तो इन सच ए कंडीशन आप कैसे लोगों को ब्लेम करेंगे? अब आप देखिए, मैं कल देख रहा था जिसकी मैंने खबर पे बड़ी वेन्यूज के साथ एक नौजवान एक सरकारी कार को तोड़ रहा था और दुख हो रहा था। हमारा सरकारी असासा है, बट व्हाई वी ड्राइव पीपल टू द लिमिट। इसमें हम बात करते हैं, इसमें बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं अबू धाबी से, जहीर अब्बास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जहीर साहब, क्या सवाल है आपका? मैंने पहले भी एक सवाल किया था मगर उस दिन लाइन ड्रॉप हो चुकी थी। जी जी बोलिए। तो मैं दोबारा वो कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे मुल्क के जो मसले जो भी हैं अल्लाह पाक उनको ठीक करे, मगर जो अभी जो मुआशी हालत के हवाले से आउट ऑफ कंट्री में जो भी जॉब कर रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत सारे मसले मसाला आ रहे हैं। मसलसल 5 दिन से अबू धाबी से लगभग 1000 के आदमी सारे पाकिस्तानी को निकाला जा रहा है। अच्छा। विदाउट रीजन, कोई रीजन नहीं है। मसलन जॉब कर रहे हैं जिनकी माशाल्लाह पाकिस्तान के हवाले से उनको बहुत कुछ फायदा हो रहा है पाकिस्तान कंट्री को, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री से जो भी जॉब कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक वही चल रहा है, क्योंकि मुआशी हालत तो अभी आप देख रहे हैं। तो अभी मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी मुल्क का कोई भी वजीर या कोई प्रेसिडेंट कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा कि आखिर क्यों निकाला जा रहा है? बहुत शुक्रिया जहीर साहब। यही इशू है जिसकी वजह से लोगों को साइकोलॉजिकली एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ते हैं। सही। एक माँ जो है जो कि अपने, अब देखिए बहुत सारी फैमिलीज में जब सेपरेशन होती है, माँ कहती है बच्चे मैं नहीं दूंगी, बच्चों को वो लिए वो अपनी जान मारती है। आप जानवरों के अंदर ये देख लीजिए रवैया होता है कि माँ जो है वो बच्चे को कस्टोडियन होती है। वही माँ जब अपने बच्चों समेत नहर में छलांग लगा के खुदकुशी करती है, इसका मतलब है कि वो बहुत एक्सट्रीम पे उसकी एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स होते हैं। इसी तरह मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि ये लोग हमारे उकता के बाहर निकलते हैं या गुस्से में भिन्नाए हुए बाहर निकलते हैं और रास्ते में जो चीज़ भी आती है उसको तोड़ते हुए चले जाते हैं, वो भी एक एक्सट्रीम रवैया होता है। अच्छा, ये क्यों पैदा होता है? आप एक दफ़ा इशारा करते हैं, तवज्जो नहीं होती, फिर आप बोलते हैं, तवज्जो नहीं होती, फिर आप लिखते हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं देता। जब सारे आपके मेथड्स कम्युनिकेशन के नाकाम हो जाते हैं, तो फिर आप फिजिकल वायलेंस के अब देखिए, ये ज़हीर अब्बास साहब ने बड़ी वैलिड बात की है कि अगर 1000 लोगों को बगैर रीज़न के अबू धाबी से निकाला जा रहा है, तो हमारा मिनिस्टर जो है उसको इस्लामाबाद में बैठ के व्हीलिंग डीलिंग करने की बजाय या वजीर आजम के साथ नाम नेहाद सॉलिडेरिटी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाय ही शुड बी ना। एक बात आगे बढ़ा देता हूँ, एक कॉलर मुझे लेने दें, उस पर बात करते हैं बाद में। कराची से हमारे साथ है अहमद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का जो वॉल्यूम है प्लीज वो म्यूट कर दें, मुझे मेरी आवाज भी आ रही है, ना आप मेरी आवाज सुन पाएंगे ना मैं आपकी सुन पाऊंगी। पहले अपना वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दें। हेलो, सवाल ये है जी कि 2020 या 25 तक यहाँ का अवाम और मुल्क कहाँ जाएगा? जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाहें 7000 हुकूमत ने की है, ये पूछें उनसे कि 7000 में असेंबली के मेंबरान अगर चलाएं अपने घर, तो किस तरह वो चलेंगे और आवाम किस तरह चल रहे हैं? सही, बहुत शुक्रिया अहमद। इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेते हैं कि 2020-2025 तक पाकिस्तान के अवाम खड़े होंगे, पाकिस्तान कहां पर होगा। ब्रेक के बाद इसको आपको जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अहमद ने कराची से हमें कॉल की थी, बड़ा अच्छा सवाल किया था कि 2020-2025 तक पाकिस्तान के अवाम
कहाँ खड़े होंगे अगर ऐसे ही सूरत हाल रही जिससे वो गुजर रहे हैं? काजी साहब, बड़ी रायत की है उन्होंने, बड़ा लंबा अरसा दे दिया उन्होंने 2025, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 2013, 14 और 15 के बजट आ रहे हैं, अभी एक कीमत से हम ओहदा बरा नहीं हुए, जो कल इसकी बढ़ी हैं 48 और 16% से लेकर 48 तक ये बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके बाद आपका जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आए हैं, तो साथ ही एक खबर लगी हुई है कि पहले से इंतजाम कर रखा है उन्होंने, पहली फर्स्ट जो आ रही है हमारी अप्रैल आ रही है, इसमें 4 रुपये डीजल की बात कर रहे हैं और 6 रुपये पेट्रोल की बात कर रहे हैं। बात यह है कि ये हो ये रहा है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, और इसमें पूरी दुनिया में इसका रिएक्शन आ रहा है। मैं जवाज़ के लिए नहीं बात कर रहा कि दुनिया ये कर रही है, पूरे यूरोप में लोग इसलिए उठ रहे हैं। ये जो दोबारा से शुरू हो गया ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट वाला मसला क्या है? मसला ये है कि जो रिच एंड माइटी है वो शेयर लेने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी कि तमाम जो इस बुरान का बोझ है वो अवाम पे डाल दो। हमारा मुल्क भी यही कर रहा है, और यही वजह बनती है कि लोग सड़कों पर आते हैं। हाँ जी, लोग एहतजाज करते हैं। और मैंने जो पहले बात की थी, मैं उसे जोड़ के बात करता हूँ कि देखें, एक तो डकैती होगी ना कि किसी ने आके रजी साहब के सर पे या खुदा न खास्ता मेरे सर पे गन रख दी, पैसे निकाल के माफी दे, लेकिन एक तो ये बात होगी, एक ये कि आप घर में बैठे हैं और आपको बड़े मुहज्जब और मुनज़्ज़म तरीके से लूटा जा रहा है। यानी आपकी जेब में जो 100 रुपया था, अगले लम्हे वो 80 रुपया रह गया। एक कॉल लेनी है मुझे, यूएसए से हमारे साथ आबिद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आबिद साहब, क्या सवाल है आपका, क्या कहेंगे? माशाल्लाह, पहले तो मैं आपका प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा आप कर रहे हैं आप लोग, और ये जो आपने कॉल लेने का सिलसिला किया ये भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी। अवाम के जो है, अवाम का जो व्यू है वो भी लोगों तक पहुंचता है। पहली बात तो ये है कि रहमान मलिक के बारे में बात हो रही है। रहमान मलिक की ये जॉब ही नहीं है। रहमान मलिक साहब को जो है ना, डिफरेंट जो उनका काम है, जो उनका पेशा है, ऐसी जॉब उनको देनी चाहिए। ये इसके काबिल ही नहीं है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका। रहमान मलिक साहब का कभी कोई ग्राफ ऊपर था जो अब नीचे आ रहा है? देखिए, मैं उसको आई डोंट वांट टू बी रहमान मलिक, जरा पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, हो जाता है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो कहते हैं जी वो फलां इदारे में लोग मेरिट पे नहीं थे, निकाल दिए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब या जो वजीर हैं ये हमेशा मेरिट पे आ जाते हैं। ये मेरा मेरिट पे होते हैं। वजीर साहब अच्छा, मुझे एक मेल शेयर करनी है, मेरिट पे नहीं आए। एक मेल मुझे शेयर करनी है, जाहिद ने हमें मेल की है, कह रहे हैं कि आज इन्होंने काफ़ी कोशिश की फ़ोन पर बात करने की, लेकिन कॉल नहीं मिल सकी। आपका प्रोग्राम वाकई बहुत अच्छा है। प्रोग्राम देखकर अखबार पढ़ने की इन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन ऑफिस टाइम की वजह से आखिरी 15 मिनट का प्रोग्राम इनका रह जाता है। आज का सवाल ये करना चाहते हैं कि एक मैच की वजह से तो मुल्क में बिजली की कमी ख़त्म हो जाती है, वैसे अगर हुकूमत को कहो तो मुल्क की तरक्की मुतासर होती है या आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जब आवाम ये कहते हैं कि बिजली मुहैया करो, तो हुकूमत या तो जवाब नहीं देती या फिर ये कहती है कि पानी की कमी है, डीजल महंगा है, इसलिए हम आपको बिजली नहीं दे सकते। क्या फायदा हुआ हमें बिजली देने का? मैच तो हम हार गए। खुदा के लिए इन अयाशियों को खत्म करो और मुल्क की तरक्की के लिए बिजली मुहैया करने का इंतजाम करो। जो मीडिया है वो भी इस तरह से मैच के बारे में ज्यादा हाइप क्रिएट ना किया करे। काजी साहब देखिए, अब मैं ये नहीं कहता, थोड़ी थोड़ी खुशियां रह गई हैं, बड़े दुखी लगते हैं, बड़े दुखी लगते हैं वो। देखिए मैच, एक बात उनकी जो मुझे क्लिक की है वो ये है कि वाकई एक हुकूमत बिजली आ कैसे जाती है और चली कैसे जाती है। 42 रुपए वाला यूनिट अगर आपने लेना है तो हुकूमत देने को तैयार है। वो 42 रुपए वाला यूनिट होता है, वो अगले दिन देखते नहीं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में वो उन्होंने बढ़ा दी बिजली की कीमत। मुझे जो खौफ नजर आ रहा है सईद काजी साहब, वो ये है कि गोइंग फॉरवर्ड ईरान की टेंशन हो रही है अमेरिका के साथ, ऑयल की प्राइसेस पे बात हो रही है कि जनाब ये $140 पे जाएगा और 150 का हाई टच करने जा रहा है और ये उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। मैं परेशान हूँ, अगर वो चला गया तो इन्होंने तो रगड़ा निकाल देना है हमारा। एक इन्फ्लेशन का असर आएगा, अफराते ज़र का, ठीक है, अदायगियों का तवाज़न इनका पहले ठीक नहीं है, और ऊपर से अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो ये तो वाकई 42 रुपए का यूनिट हो जाएगा। ये तो अगर ये ऑयल वाला मामला ना भी हुआ ना, अगर ये ईरान पे हमले, वैसे 80% चांस है कि वो ईरान पे हमला करेंगे, खबरें जो आ रही हैं, लेकिन अगर ये वो नहीं भी करते, इट्स सेल्फ जो सिस्टेमिक क्राइसिस है, जो सिस्टम जो है उसकी जो इतनी बुरी तरह रेख्त हो रही है, और रेख्त इसी वजह से हो रही है कि इसको ऊपर तो वो बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब इंडिया को देख लें आप, इंडिया में कोई ऐसा बुरान नहीं है मालिक कि फौरी तौर पर डिफॉल्ट का खतरा हो, मगर अवाम उनके उसी तरह। सही, एक कॉलर है काजी हमारे साथ, मीरपुर खास से शहजाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शहजाद साहब,
जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि सुबह के टाइम उठ के आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, और ये मैं नाम नहीं जानता, ये भाई चश्मे वाले, इनका बड़ा अच्छा तस्वीर लगता है। सईद काजी साहब, सईद काजी साहब, इनका मेथड बताने का बहुत अच्छा है जी। ये चश्मे वाले भाई, ये नाम मैं नहीं जानता, सॉरी। लेकिन मसला ये है कि ये जो बात कर रहे हैं, हम गरीब आदमी जमीन के अंदर ही जाते जा रहे हैं ना, कोई अच्छाई की गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी एनजीओ की तरफ से नहीं है। मैं इन भाई से एक तजिया लेना चाहूंगा। अभी यूटिलिटी बिल सिंध गवर्नमेंट ने पास किया सिंध असेंबली वालों के लिए खाली, उसमें जो 18 ग्रेड से ऊपर है उनको 40,000 रुपए पर मंथ उनको यूटिलिटी अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि 1 से लेके 8 ग्रेड जो मुलाजमीन है उनको सिर्फ 2,000 रुपए, 8 से लेके 16 तक को 3,000 दिया जा रहा है। उसके बाद एकदम ब्रेक मार रहे हैं, 40,000 रुपए दे रहे हैं। ये क्या वडेरा शाही लगा रखी है सही डिस्क्रिमिनेशन। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। देखिए हम ये पहले बात कह चुके हैं, मैं इसी प्रोग्राम्स के मैंने प्लेटफॉर्म से ये बात की थी कि मिसाल के तौर पे यहाँ के जो मुक्तदर लोग हैं, प्रेसिडेंट साहब को क्या पता कि बिजली का बिल क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर को क्या पता, जुडिशरी को क्या पता, ब्यूरोक्रेसी को क्या पता, बिल तो देते हैं आवाम। अब ये जो बिल आ रहा है जो आएगा, ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जिसका 1,000 रुपये का था 4,000 का हो जाएगा। मैं इस पर एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। वो बात पता क्या है, ये जो आपने बात की है ना, कल आपने देखा कि लोगों में गुस्सा था, कोई फैसलाबाद से निकल रहा है, कोई जेलम से निकल रहा है, मुल्तान से निकल रहा है। बात यह है कि एक क्वालिटेटिव चेंज होती है। आप जिसे कहते हैं ना लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल, कि उस पे एक जो सेंटीमीटर का जो एक जरा है ना वो रखते हैं तो उसकी कमर टूट जाती है ऊंट की, एक ऐसा वक्त आ जाता है। तो समाज पे और आवाम पे इतना बोझ न डालें कि ये कल आपके अपने अनरेस्ट हो जाए। अच्छा, एक और बोझ की बात कर रहे हैं जो आप कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ने वाली हैं। ये अप्रैल में आज 6 रुपए फी लीटर पेट्रोल, मतलब ये उन्होंने खबर ब्रेक की है, एक अखबार ने बताया है। लेकिन बात ये कि जिस तरीके से ये बढ़ रही है, बस खबर इस तरह की आ जाए तो फिर चेयरमैन इसलिए रिजाइन कर नेपरा चेयरमैन की भी कल खबर आई, बल्कि आप मुझे बता रहे थे कि वो उनका डिसएग्रीमेंट था। जी बिल्कुल, वो इस हवाले से एग्री नहीं कर रहे थे हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा अच्छा है, लानते समेटने की बजाय मैं क्वेटी कर जाऊं इसको, और अच्छा है। ये जाते जाते और कितना निचोड़ते जाएंगे वाले लोग, ये इससे ज्यादा निचोड़ेंगे जी, क्योंकि अगला बजट जो इन्होंने देना है वो सरप्लस का देना है, और उसके अंदर इन्होंने इतना पैसे की स्पेंडिंग करनी है। अच्छा। नेक्स्ट बजट के अंदर आपको पता नहीं है कि अगर 1400 अरब रुपया अब तक वो ले चुके हैं, तो 1400 की वो और प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। साहब मुझे एक सवाल का जवाब दें, अगर इस तरह ये करते रहेंगे वोट लेने के काबिल रहेंगे 2013 में? वोट तो ले जाएंगे ना, कैसे? फिर अवाम पागल है। हाँ, फिर अवाम बेवकूफ है। बनाएंगे ना, गिमिकली करेंगे ना। 42 रुपए वाला यूनिट जो है वो अवाम को 8 रुपए का 12 रुपए का बेचेंगे, और उसके बाद वो कहेंगे कि देखिए हमने एक और वायदा पूरा कर दिया, और एक और वायदा पूरा हो गया तो वोट हमें दो। अब देखिए अवाम क्या करते हैं अगले इलेक्शन के अंदर। मेरा ख्याल ये है कि जो इतनी इकोनॉमिक स्पेस इन्हें मिलेगी नहीं। अगर ये खबर आई थी, ये बाद में उन्होंने नई कैबिनेट बल्कि नई बना रहे हैं जो कि इलेक्शन को मद्देनजर रख के बनाई जाएगी। इतनी इकोनॉमिक स्पेस नहीं है, और जो रेख्त की रफ्तार है मईशत की, वो शायद इन्हें अलाउ ना करे। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा, और अगर ये करते हैं तो वो भी सुसाइडल है। अगर नहीं करते तो यही फिगर्स अगर यही रहते हैं, इनको अगर आप सामने रखें तो एक कॉलर हमारे साथ मकबूल लाहौर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी मेरा ये चश्मे वाला ऐसे ही है सवाल, जो पहले शहीदों के बारे में बात कर रहे थे कि शहीद होता कौन है। मेरा ख्याल है कि जितने भी शहीद होते हैं ना सियासी, ये सिर्फ पैसे की खातिर शहादत लेते हैं और नाम बढ़ाते हैं। शहादत तो वो है जो जंग में जाके वजीरिस्तान में शहीद होता है, अजीज भट्टी शहीद वाघा बॉर्डर पे शहीद हुआ, लांस नायक सियालकोट में शहीद हुआ। शहीद तो वो होते हैं जो मुल्क की खातिर जान देते हैं। ये मुल्क की खातिर मुल्क को लूट के, अवाम को लूट के शहादत का रुतबा पाते हैं, कब्रों में चले जाते हैं जो शहीद। सही, बहुत शुक्रिया मकबूल सलाम का। मेरे ख्याल में गिलानी साहब भी अब सियासी शहीद ही बनना चाह रहे हैं। नहीं समझते हमारे अवाम जो है वो जवाब दे देना इसका। जी बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे इंडोर्स करता हूं। लेकिन क्या किया जाए कि आपके शहीद मुख्तलिफ हैं और मेरे शहीद मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ जो फिलॉसफी है, मीनिंग डिफरेंट कर लेते हैं जी। आपका ईमानदार और शख्स है, मेरा ईमानदार और शख्स है, और ये मसाइल कंटिन्यू करेंगे जब तक हम किसी एक ईमानदारी की और शहादत की डेफिनेशन के ऊपर एग्री नहीं करते। बल्कि मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं कि ये मामला तो नहीं कि हमारे अपने अपने पसंद के मजलूम और अपने पसंद के जालिम हैं। एग्जैक्टली यही मामला है।
और यही वजह है कि इस तरह की बातें हमें करना पड़ता है। साहब, आपने एक खबर दी थी एबटाबाद कमिश्नर ने साबका चीफ हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है, इस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि उन्होंने कुछ स्पाई चीफ्स जो हैं हमारे एजाज साहब को बुलाया है, उसके अलावा उन्होंने जो ज़ियाउद्दीन भट्ट थे उनको बुलाया है और उनसे, क्योंकि उनको बुलाने की, एजाज शाह को बुलाने की वजह यह है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये जानते थे कि उसामा बिन लादेन कहाँ है या कहाँ नहीं। मेरे ख्याल में ये उसामा बिन लादेन एक डेड हार्स है, लेकिन इसकी अहमियत क्या है और मैं क्यों इस खबर को मैंने आज इंक्लूड किया। यहाँ हमूदुर रहमान कमीशन भी बना था, हमें इन कमीशन बनाए, बड़े अच्छे ये लोग होंगे, बड़े नेक हैं, हम ये नहीं कहते। कोई मीनिंगफुल कोई एक एक्शन जुडिशियल लेवल आज तक लिया गया, कोई रिस्पांसिबिलिटी रजी साहब का भी फिक्स किया। पार्लियामेंट की करारदाद आ जाती है, उस पर एक्शन नहीं होता, तो ये तो कमीशन की रिपोर्ट ही खुफिया होती है, हुकूमत का प्रेरोगेटिव होती है कि वो जारी करे या ना करे। अच्छा, टाइम भी कम है, मेमो केस का क्या बनेगा? अब हकानी साहब से कहा है कि आप हकानी साहब को आज शाम 10 बजे की डेडलाइन दी है, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कुछ नहीं बनेगा उसका। क्या बन सकता है उसका? क्या बनना है उसका? मुराद ये है कि ये जो हमारे ऊपर, ये मैंने एक बात कही थी इससे पहले इसी प्रोग्राम में कि हमारी अदालतों से भी इस्तदा है, वो बड़े अच्छी अदालतें हैं हमारी, हमें हेडलाइनें नहीं चाहिए, हमें मीनिंगफुल डिसीजन चाहिए। हाँ। कोई बात करें, आज 4-5 साल हो गए, देखिए जी भगवान दास की रिपोर्ट पेट्रोल पे पड़ी हुई है, कोई उस पर एक्शन हुआ? चीनी पे यहाँ एक्शन लिया गया हुआ कभी? 147% कीमत बढ़ी है चीनी की सिर्फ। सही। एक कॉलर है कराची से, जावेद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरमा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, क्या सवाल है? आपका प्रोग्राम देख रहे थे, सुबह सुबह सच सुनने को मिलना बड़ी खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। सवाल क्या है आपका? सवाल मैं पहले कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन अब मेरा तब्दील हो गया। बहुत तरीन सूरत हाल जो कराची की है, ये भट्टा माफिया के हवाले से जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसके मुतालिक मुझे सवाल करना है। जी जी कीजिए। हमारी पुलिस जो है ये फिर दोबारा कागज का पेट भरने वाले स्टाइल में चली आई है। पहले 92-93 का ऑपरेशन कराची में गुजरा है, एक आम आदमी को पकड़ती थी और मुकाबले के नाम पे पैसे वसूल करती थी। क्या अब ये फिर ये सिलसिला तो नहीं शुरू हो गया? भट्टा माफिया के नाम पे लोगों से पैसे बटोरे जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बड़ा अच्छा उन्होंने सवाल किया कि रजी साहब ने बड़ी इस पे अच्छा अपना टेक दिया। उन्होंने ये कहा है कि ये इससे पहले जो बात हुई थी कि या तो मीनिंगफुल एक्शन हो, हम तो चाहते हैं हो, मगर ये ना हो कि छोटी दुकानें बंद करवानी है हमने, लेकिन ये या सिलेक्टिव जिस तरह हमारे। बिल्कुल, मैं भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए सिलेक्टिव एक्शन होगा तो आप किस तरह इसको खत्म करेंगे? ये नहीं होगा। कराची का मसला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कम से कम मौजूदा जो वहाँ पे ओलिगार्की मैं उसको कहता हूँ, जो मुसल्लत है सूबे के ऊपर, वो इस काबिल नहीं है कि वो उसका हल दे सके, क्योंकि दोनों के बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों के वेस्टेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मैं सियासी मफादात की बात नहीं कर रहा, मालियाती मफादात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो सोल्यूशन देने की पोजीशन में नहीं है। वो कोई ऐसी और मजे की बात ये नहीं है, मालियाती और सियासी मफादात जो है ये इनसेपरेबल नहीं हो गए, लगता है एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और मजे की बात ये है कि उसके अंदर हमारी सियासी कुव्वतें तो है ही, मतलब तो फिर यही तो सवाल है, यही तो वो पूछ रहे थे। जवान की मान पाऊं तो वर्दी वाले भी उसमें मतलब बस है। तो फिर एक्शन कौन लेगा? फिर अवाम को रिलीफ कौन देगा? अवाम को जनाब, फिर अवाम के पास तो वही रह जाता है वापस। अब अगर एमक्यूएम सड़कों पर आई है तो इन्हें तब तक एहतजाज जारी रखना चाहिए ना, जब तक मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता। हाँ, छोटी दुकानें बंद करवा के वापस चले जाए। बात ये है कि ये अवाम जो है ना, मुझे ये लगता ये है कि जब अवाम अभी यहाँ इस तरह मैसिवली निकले नहीं है, स्पोरेडिक छोटी छोटी मूवमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अवाम को पुश कर रहे हैं, तो जिस तरह इंडिया में एक डिफाइंस आई है अवाम की, 10 करोड़ लोगों ने अपनी पार्टियों की, यानी उनके कहने के बावजूद हड़ताल की और उनसे डिफाइंस की। अन्ना हजारे से भी बड़ी मूवमेंट वहाँ फटी, जिसको बिल्कुल मीडिया ने गायब कर दिया था। उसमें 10 करोड़ लोगों की शमूलियत थी। तो ये ना हो कि कहीं पोलिटिकल पार्टीज से भी उनकी डिफाइंस हो जाए और लोग कहें भाई अब हम। कॉलर हमारे साथ कराची से ज़ेबी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। मैडम, बात ये थी कि हमने ये बात करनी थी कि बत्ता जो है, ये तो जब से पाकिस्तान बना बत्ता तो उस वक्त से चल रहा है, और ये जितनी पार्टियां जिनके पास इक्तदार है अभी, ये सब बत्ता वो कलेक्ट करते हैं उनके बंदे को, तनख्वाह देते नहीं किसी को। वो कल को ये बात कहते हैं जी आपने इलेक्शन में आपने झंडे लगाने हैं, ये करने हैं, तो वो कहते हैं पैसे कहाँ से लाएं? वो कहते हैं कि पैसे जहाँ से मर्जी लाओ, कल को छुड़ा लेंगे हम लोग खुद आपको। सही, बहुत शुक्रिया आपका। पैसे कहीं से भी ले आओ, भले ही भुट्टे की सूरत में लेकर आओ। स्टॉक मार्केट चढ़ाई जा रही है कि इलेक्शन लड़ना है, पैसा बनाओ, ठीक है, और एनजीओ रजिस्टर करवाई जा रही हैं कि पैसे चाहिए, इलेक्शन लड़ना है।
कहाँ से पैसे इकट्ठे करेंगे ये? और ये देखिए जो हम यहाँ बहस करते हैं, आज समी साहब पता नहीं सुन रहे होंगे हमें या नहीं, बात ये है कि ये जो इलेक्शन लड़ना है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस। भाई इसके लिए पैसे होंगे तो आप इलेक्शन लड़ेंगे। बिजनेस कहा, बिजनेस ही कहेंगे ना हजूर, क्या आप मतलब है कि आप जब बड़ी सीटों पर आकर बैठेंगे तो ये बिजनेस ही है, आप पैसे बटोरेंगे। अपना जो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाते जाते वो जो हमारा आज का इशू था कि क्या मसाइल का हल सिर्फ एहतजाज या तोड़फोड़ में? देखिए मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि जो मैंने उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब आप इस तरह से अवाम के हकूक़ पर डकैती होती है और बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से होती है, तो उसके पास पहली तो बात यह है कि इनएलिएनेबल राइट है लोगों का प्रोटेस्ट करना, तोड़-फोड़ करना नहीं। और मैं आपको ये बताऊँ कि जो बड़ी मूवमेंट्स यहाँ बनी है, मतलब 10 अप्रैल 1986 को बेनज़ीर आई, यहाँ पे 10-15 लाख बंदा, मैंने खुद देखा, एक गमला नहीं टूटा था। तो ये आम तौर पर जो दुनिया में तोड़-फोड़ होती है, ये मुझे लगता है एजेंट प्रोवोकेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि रियासत जो माँ होती है वो अपने रब रोल से अबेंडन करती है उस रोल को, और बच्चे को दूध नहीं देती तो फिर बच्चा जो है वो चीजें तोड़ने में हक बजाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल आप एहतजाज कीजिए, अपने जायज़ मुतालबात के लिए सड़कों पर भी आए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि अवाम को और अवाम की जो अमलाक हैं उनको नुकसान मत पहुंचाइए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, फीडबैक दीजिए, खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।